मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, आज बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित कहानी मेरा घर कहाँ कहानी की प्रमुख पात्र सोना के चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मेरा घर कहानी की निम्न वर्ग की अभावग्रस्त नारियों के यातनामय जीवन का वर्णन किया था कि किस तरह निम्न वर्ग की महिलाओं को अपनी अभावग्रस्तता के कारण यातनामय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यदि हम उसी वीडियो से आगे चलें तो इस कहानी की अभावग्रस्त नारियों में से प्रमुख पात्र है सोना। और क्योंकि ये कहानी नायिका प्रधान कहानी है और नायिका प्रधान कहानी होने के कारण आज मैं सोना के चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करने का प्रयास करूंगी। मुख्य पात्र के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कहानी की कथा वस्तु में आदि से अंत तक रहता है वो कहानी का मुख्य पात्र या पात्रा मानी जाती है। इस दृष्टि से मेरा घर कहाँ कहानी की प्रमुख पात्र सोना, जो लाली धोबिन और राजा की सबसे बड़ी संतान है, वह है। सोना प्रस्तुत कहानी के कथानक में प्रारंभ से अंत तक रहती है। कहानी लेखिका ने कहानी के सारे कथानक को उसी को केंद्रित करके उसका बुना है, इसलिए इस कहानी की प्रमुख पात्रा सोना ही है। वस्तुतः कहानी का संपूर्ण कथानक सोना के जीवन पर ही आधारित है। सोना का बचपन, सोना की युवावस्था और सोना का संघर्ष, सोना की अभावग्रस्तता, सोना के शील और सतीत्व पर होने वाले विभिन्न प्रहार, इन सब को लेकर ही कहानी लेखिका ने सोना के चरित्र को आधार बनाकर अपनी इस कहानी की रचना की है। अतः इस कहानी की प्रमुख पात्र सोना ही है। अंततः कथा वस्तु के हिसाब से इस कहानी की फल की प्राप्ति भी सोना को ही होती है, जब अंततः वह अपने संघर्षमय जीवन के अंत में एक आत्मिक संतोष का अनुभव करती है। मोटे रूप में सोना के चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला, वह चंचल स्वभाव की बालिका है। यह उसमें बाल सुलभ चंचलता है, अकड़ रखने वाली है या स्वाभिमानी स्त्री है, निर्भय या निडर भी है। वह परित्यक्ता नारी है, शोषित एवं यातना से ग्रस्त है। छठी विशेषता के रूप में उसके चरित्र की जो विशेषता जो प्रमुख है, या कह सकते हैं कि कहानी के ताने बाने में वह अभावग्रस्त नारी किस तरह से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है, अथवा अपने नारित्व की रक्षा करती है, अथवा ये कह सकते हैं अपने शील की रक्षा करती है। इस चारित्रिक विशेषता को भी वह धारण करती है। वह संघर्षशील भी है, वह परिश्रमशील भी है। संघर्ष और परिश्रम के दो विपरीत ध्रुवों के बीच रहने के बाद भी सोना के चरित्र में हंसमुख स्वभाव भी देखने को मिलता है। यद्यपि वह सुखी जीवन की आकांक्षा करती है, लेकिन उसे जितना भी सुख प्राप्त होता है उसी सुख में वह अपने आप को संतुष्ट पाती है, इसलिए वह संतोषी प्रवृत्ति की भी नारी है। तो इस तरह हमने देखा कि उसके चरित्र में ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब हम उसकी सबसे पहले स्वभाव की जो विशेषता है कि वह चंचल स्वभाव की बालिका है, या उसमें बाल सुलभ चंचलता के भी हमें दर्शन होते हैं। सोना जब 10-11 साल की होती है, जब कहानी का प्रारंभ होता है,
तो वह चंचल स्वभाव की बालिका हमें दृष्टिगत होती है। वह अपनी माँ लाली के साथ घर घर जाकर कपड़े लाती है और उसके चंचल नटखट स्वभाव को देखकर मोहल्ले के लड़के उसकी ओर आकृष्ट भी होते हैं। इस संबंध में लेखिका ने वर्णन किया है कि बड़ी लड़की सोना 10-11 साल की हो रही थी। मोहल्ले के लड़कों के लिए वह आकर्षण का केंद्र थी। जब वह कुछ बड़ी हुई, कच्ची बस्ती के लौंडे उसका रास्ता रोकने लगे थे, तब वह अपनी माँ से उनकी शिकायत भी करती थी। तो इस तरह से चंचल स्वभाव की होने के बाद भी उसे उसी उम्र में इस बात का विवेक था कि कौन सी बात अपनी माँ को बतानी है जो उसके हित में है। दूसरी जो चरित्र की विशेषता हमारे सामने या पाठकों के सामने दृष्टिगत होती है, वह है अकड़ रखने वाली या स्वाभिमानी स्त्री। कहानी में हम देखते हैं कि सोना के पिता की मृत्यु होने पर लाली अपनी जवान लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में अधेड़ बदमाश दिगंबर दादा के घर चली जाती है या उनके पत्नी के रूप में रहने लगती है। वहां पर सोना को 3 वक्त का खाने को मिलने लगता है तो उसकी आंखों में तरावट और बदन पर गदगदापन आने लगता है, अर्थात वह युवावस्था की ओर अग्रसर होने लगती है। वह शादी की बात से डरती थी कि न जाने कैसा घर वर मिले, पर दिगंबर दाता की दूसरी पत्नी की बेटी होने के कारण वह अब अकड़ कर चलना सीख गई थी और परेशान करने वाले लड़कों को उसने ऐसी खबर ली थी कि वे सोना को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि सोना झुग्गियों में खेल कर बड़ी हुई थी, उसे अब एक मजबूत आश्रय मिल गया था, इसलिए अब वह अकड़ रखने वाली हो गई थी, अर्थात उसे अपने सौतेले पिता के शक्ति का आभास था और इसीलिए वह अब अकड़ भी रखने लगी थी। तीसरी जो चरित्र की उसकी विशेषता दृष्टिगत होती है कि वह निर्भय या निडर स्त्री भी है। निर्भयता या निडरता का उदाहरण हमें तब मिलता है जब वह अपनी माँ के साथ घर घर जाकर कपड़े लाती थी और फिर जब वह दिगंबर दादा के पैर दबाने व सिर में तेल मसलने का काम करने लगी थी, तो भी उसे ये मालूम था कि मुझे अपनी इज्जत की रक्षा अब किस तरह से करनी है। एक बार की बात है, जब विवाह के बाद वह अपने पति ननकू को के पास पहुंचती है तो वह चटपट हर एक से बात करना, हंसना बोलना की जो उसकी आदत थी वह उसे नहीं छोड़ती। ननकू ने उसे मना किया, पर बचपन की सीखी गई आदत से वह बाज नहीं आती और इसी क्रम में उसके पति उसकी पिटाई कर देती हैं। तब बदले में सोना भी ननकू के सिर पर बेलन दे मारती है। इस तरह वह देखते हैं हम कि वह अपने पति से भी नहीं डरती, उसे जो पसंद होता है वह वही काम करती है। पति के साथ अत्यधिक निडरता का व्यवहार करने का परिणाम ये होता है कि उसका पति ननकू उसका परित्याग कर देता है, क्योंकि उसके घर में जो उसकी फूफी, माँ और दादी वगैरह थीं, उन स्त्रियों को सोना का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता और वह अपना उसे अपमान समझती हैं। तो अपने घर की बड़े बूढ़ियों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ननकू उसका परित्याग कर देता है और रात में ही वह उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब वह अपने कपड़े और बिस्तर मांगती है, तब सारी घर की स्त्रियां मिलकर उसके गहने भी उतरवा लेती हैं। तब पति द्वारा तलाक दिए बिन त्याग देने से सोना एकदम बेसहारा हो जाती है। उसे तब पति के घर का सुख झूठा मालूम हुआ और वह आश्रय की तलाश में सड़क पर इधर उधर भटकती रही। यह स्थिति सोना के समक्ष क्या, किसी भी अभावग्रस्त या निम्न वर्ग की नारी के लिए असह्य स्थिति थी। अगली जो विशेषता उसके चरित्र में देखने को मिलती है कि वह शोषित एवं यातना से भी
ग्रस्त है। मेरा घर कहाँ कहानी में सोना को एक ऐसी नारी बताया गया है जो शोषण और यातना से ग्रस्त रहती है। बचपन में पिता के द्वारा शराब पीने के कारण उसका यातनामय और शोषणमय जीवन होता है। विवाह के बाद जब पति के घर से निकाल दिया गया और उसकी माँ का कहीं कोई पता ठिकाना मालूम नहीं था, इधर उसका सौतेला पिता दिगंबर दादा की भी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसके सामने कोई भी सहारा नहीं था। तब वह हार कर गांव के संबंध से दूर के एक चाचा जो नीति बाग में स्त्री का काम करता था उनके पास पहुंचती है और वही उसके अब जीवन का एकमात्र सहारा रह जाते हैं। वह अनेक युक्तियां भिड़ाकर किसी तरह से रमजान धोबी के घर पहुंचती है। वहां कुछ काम करना चाहती है परंतु उसे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। तब वह देखते हैं कि वह इधर उधर भटकती हुई अचानक वह उसे देखती है कि ननकू की दूसरी शादी हो रही है। वह यह शादी होते देख वह आवेश में आ जाती है और उसने दूल्हा बने ननकू की पीठ पर अपनी चप्पल दे मारी। तब सभी लोगों ने उसे मिलकर उसे मार पीट कर भगा दिया। इस तरह सोना जख्मी कबूतर की तरह वापस रमजान चाचा के घर आती है। तब वह विभिन्न बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और किसी मालकिन से कह सुनकर वह एक गैराज में रात को सोने का अपना ठिकाना बनाती है। इस तरह हम देखते हैं कि सोना जो है वह एकदम बेसहारा, शोषण और यातना से ग्रस्त थी। एक के बाद एक 6-7 ठिकाने बदलने के बाद भूखी प्यासी भटकती रही। कोठियों में हजारों का काम मुफ्त करती रही ताकि रात को सोने की जगह मिल जाए। और इस तरह से भी हम देखते हैं कि कभी उसके खाने की व्यवस्था होती थी, कभी नहीं होती थी। कभी उसका वो रमजान चाचा उसे रोटी दे देता था और यही यातनामय जीवन उसकी नियति बन गई थी। अगली विशेषता जो हम कह सकते हैं इस कहानी का या कहानी लेखिका के उद्देश्य का भी केंद्र बिंदु है कि शोषित, यातनामय, बेसहारा होने के बाद भी वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में या अपने नारित्व की रक्षा करने में या अपने शील की रक्षा करने में अंततः सफल रहती है। बचपन से ही विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने वाली सोना कभी भी अपनी इज्जत से किसी दूसरे को खिलवाड़ नहीं करने देती और यहाँ तक कि रात को सोते समय गैराज में उस कोठी का जो छोटा लड़का था वह जब उसका सील भंग करने का प्रयास करता है तो वह गैराज में से कोई भारी चीज उठाकर अंधेरे में उसके सिर पर दे मारती है और वहां से रातों रात भागकर वह उस कोठी से बाहर आ जाती है। इस तरह सोना ने जो उसका डटकर मुकाबला किया और अपनी इज्जत को बचाकर वहां से वह पुरानी कच्ची बस्ती में पुनः आ गई जहां उसका पूर्व पिता रहता था। यहाँ आने के बाद भी कई मजदूर उस पर गलत नजर रखते थे, उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखते थे, परंतु खुले आसमान के नीचे रहकर भी सोना ने कभी भी अपने शील को भंग नहीं होने दिया। यह उसके चरित्र की बहुत अद्वितीय या अन्यतम विशेषता है। वो संघर्षशील है। बचपन से ही जो उसने माता पिता के साथ जो संघर्ष झेला था या संघर्ष का सामना किया था वह जीवन के अंत तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि सोना का जो संघर्षमय जीवन है वो बहुआयामी है। कभी बचपन का है, कभी युवावस्था का है, कभी प्रौढ़ावस्था का है। कभी बचपन वाला जो संघर्ष है वो माता पिता के साथ है, युवावस्था में कोठी के छोटे मालिक और पिता ननकू के साथ है, और प्रौढ़ावस्था में स्वतंत्र जीवन यापन करने वाली सोना जो है वह
मजदूरों के लिए भोजन बनाकर किसी तरह से अपने शील की रक्षा करते हुए अपने अथक परिश्रम का और संघर्ष का परिचय देती है। स्वभाव से वो परिश्रमशील है। माँ के साथ ही घर घर जाकर कपड़े लाना प्रेस के और माँ के साथ ही उनको पहुँचाना। विवाह के बाद ननकू के घर जब वो पहुँचती है तो उस घर की तीनों महिलाएं चप्पलों में बेल्ट डालने का काम करती थीं, वह उसमें भी सहयोग देती है। संघर्ष और परिश्रम के बीच की कड़ी के रूप में उसका हंसमुख स्वभाव है कि वह अपने हंसमुख स्वभाव के द्वारा कभी भी अपने ऊपर निराशा या अपनी त्रासदी को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। हंसमुख स्वभाव तो उसका यहाँ तक था कि पति के घर रहते हुए वह आसपास के लड़कों से हंसती बोलती दिखाई देती थी और चटपट से बात करना और हंसना बोलना उसका स्वभाव था। अपने ढाबे पर मजदूरों के साथ भी वह कठोर जवाब भी हंस कर देती थी। उसके हंसमुख आचरण से ही कई मजदूर उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव भी रखते थे, परंतु सोना का चरित्र एकदम पवित्र था और उसी पवित्रता के चलते उसमें कोई दोष नहीं था। इतना संघर्षमय, यातनामय, परिश्रमशील जीवन होने के बाद भी उसके मन में अगर एकमात्र आकांक्षा बचती थी या शेष थी तो वह यह थी कि वह किसी तरह से अपने भावी जीवन को सुखों में बदलना चाहती थी। सब कुछ होने के बाद भी हम देखते हैं कि सोना जो है बचपन से लेकर युवावस्था में परित्यक्ता अवस्था तक का जो भी उसके साथ बीता था, अब वो चलते फिरते ढाबे में मजदूरों के लिए खाना बनाकर भी मजदूरों से या बिकने से जो भोजन बचता था उसे खाकर वह संतोष की सांस लेती थी और उसे इसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत किसी से नहीं थी। सोना के चरित्र की इन सब विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मेरा घर कहाँ कहानी की प्रमुख पात्र सोना का चरित्र अनेक विशेषताओं से युक्त है। वह अभावग्रस्त एवं शोषण युक्त जीवन जीकर भी संघर्षशील बनी रहती है, अपने हंसमुख स्वभाव का परित्याग नहीं करती, अत्याचार और शोषण का सामना करने में वो सफल रहती है और अंत में घर बसाने की कामना से मुक्त होने में उसे अत्यंत सुख और संतोष का अनुभव होता है, जो किसी भी स्त्री के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक का काम करता है।